नमस्कार, मैं पुष्पा इंदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, जेडी गर्ल्स कॉलेज अलवर। आज हम पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के चैप्टर 1 प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य के भव्य निर्माण हेतु उन्होंने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने रिपब्लिक में शिक्षा को बहुत ही अधिक महत्व दिया, क्योंकि राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा प्रणाली को अपनाकर ही व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही दिशा में बदला जा सकता है। साम्यवाद द्वारा वे अपने आदर्श राज्य में उन बाह्य परिस्थिति को जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहते थे। आदर्श राज्य की बागडोर वे ऐसे दार्शनिक शासकों के हाथों में सौंपते हैं जिनमें सुंदर आत्मा के सभी गुण विद्यमान होते हैं। आदर्श के आदर्श हेतु उपासना ही रिपब्लिक में उनके चिंतन का एकमात्र लक्ष्य था। प्लेटो के अनुसार राज्य के सभी कार्यों की उत्पत्ति उन्हें बनाने वाले मनुष्यों की आत्मा से होती है। प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 गुण काम, शुभता, उत्साह और विवेक हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 तत्व आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व और दार्शनिक तत्व इस प्रकार हैं। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएं ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक तंतु है। इकाई के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। यह अनेक व्यक्तियों के सहयोग से ही पूरी हो सकती है। इन्हें पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक श्रेणियां बन जाने से, श्रम का विभाजन यानी कार्यों का बंटवारा हो जाने से प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। यही कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। दूसरा तत्व सैनिक तत्व। सैनिक वर्ग मानव आत्मा के साहस तत्व का प्रतीक है। राज्य की रक्षा के लिए वीर सैनिकों की आवश्यकता होती है। प्लेटो ने सैनिक तत्व के कार्यों और दायित्वों का विश्लेषण कर यही बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आत्मा का साहस तत्व आदर्श राज्य के निर्माण एवं संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दार्शनिक तत्व, इसका संबंध आत्मा के विवेक से है। प्लेटो राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। इसके साथ ही राज्य का निर्माण उन 3 वर्गों के विकास के साथ संपन्न होता है जो राज्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं उत्पादन, रक्षा तथा शासन की पूर्ति अपने 3 गुणों शुभता, साहस और विवेक के आधार पर कर सकते हैं। ये 3 वर्ग अपने अपने गुणों के अनुरूप निर्धारित कार्यों का संचालन अपनी प्राकृतिक और प्रशिक्षण के आधार पर पूरी तन्मयता के साथ करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट दार्शनिकों का शासन। सेकंड पॉइंट निरंकुशता असीमित नहीं। थर्ड पॉइंट आदर्श राज्य में न्याय। फोर्थ पॉइंट नागरिकों के 3 वर्ग हैं। फिफ्थ पॉइंट कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। सिक्स्थ पॉइंट शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। सेवंथ पॉइंट है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। इसका 8th पॉइंट सर्वाधिकारवादी राज्य है। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की डनिंग, पॉपर, रसेल आदि विद्वानों ने कटु आलोचना की है। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की निम्न आलोचनाएं की जाती हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार है जिसमें स्वतंत्रता का निषेध है और उत्पादक वर्ग की इसमें नितांत उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता और कानून की उपेक्षा, कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति भी अनुचित है। व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा इसमें की गई है। इसके साथ ही क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है?
प्लेटो के आदर्श राज्य पर इन आलोचनाओं के अतिरिक्त सबसे बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि प्लेटो स्वप्न दृष्टा था। उसकी रिपब्लिक में वर्णित राज्य ऐसा स्वप्न लोकीय है जिसकी इस पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं है। स्वयं प्लेटो ने ही स्वीकार किया कि आदर्श राज्य की क्रियान्विति सरल नहीं है, किंतु इसके बावजूद प्लेटो के आदर्श राज्य को मात्र काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रथम रिपब्लिक वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। 8वीं 9वीं पुस्तक में तत्कालीन यूनान की शासन प्रणालियों का उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे स्पार्टा के वर्गतंत्र, एथेंस के लोकतंत्र, सिराक्यूज के निरंकुश तंत्र का। प्लेटो इन सभी का विकृत शासन प्रणाली मानता है क्योंकि इनमें विवेक पर अज्ञान और वासना के तत्वों की प्रधानता है। प्लेटो इन तत्कालीन राज्यों को रोगी मानता है। इनके रोग के निदान को बताता है। वह निदान है शासन में विवेक या विशुद्ध बुद्धि को सर्वोत्तम स्थान दिया जाए। एक विशेष शिक्षा पद्धति साम्यवाद की प्रणाली द्वारा वासना उत्साह को विवेक द्वारा नियंत्रित करती है। इस प्रकार वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर शासन के रोगों का निदान प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में जो अकादमी बताई गई है उसमें इन्होंने शिक्षा की जो व्यवस्था की है उसमें अनेक विषयों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। उसका साम्यवाद की प्रणाली भी स्पार्टा व कुछ राज्यों में कुछ अंशों में पाई जाती थी। दूसरा पॉइंट, प्लेटो को मात्र कल्पनावादी ना कहने का आधार यह भी है कि प्लेटो ने तत्कालीन राजनीति की बुराइयों को स्वयं देखा, अनुभव किया, भोगा था। वह इस स्थिति में क्रियात्मक सुधार करने की तीव्र इच्छा रखता था। उसकी व्यवहारिकता इस बात से स्पष्ट है कि उसने अपनी साम्यवादी योजना सिर्फ शासक सैनिक वर्ग पर लागू की, सब पर नहीं। इस प्रकार आदर्श राज्य के संबंध में भले ही प्लेटो को आदर्शवादी कहें या चाहे वह कुछ कल्पनावादी भी रहा हो, पर उसका आदर्श ऐसा है जिसकी व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शन के लिए आवश्यकता होगी, जिसका पश्चिम के राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। धन्यवाद।